नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का हम अध्ययन कर रहे थे। पूर्व में हम रंगभूमि उपन्यास की कथा का सार पढ़ चुके हैं। आज हम रंगभूमि उपन्यास का समीक्षात्मक विवेचन पर करेंगे। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का नाम उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अनेक समस्याओं को लेकर के अपने उपन्यासों की रचना की है। जहां प्रेमाश्रम में उन्होंने भूमि की समस्या को उठाया था, वहां रंगभूमि की रचना उन्होंने तत्कालीन औद्योगिकरण की समस्या को लेकर की है। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने औद्योगिकरण की सभ्यता के उन सभी दुर्गुणों एवं बुराइयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो प्रायः उद्योगों के स्थापित होने पर शहरों में व्याप्त हो गई थी। रंगभूमि की कथा बनारस के समीपवर्ती गांव पांडेपुर के निवासी सूरदास भिखारी की है, जिसकी जमीन पर जॉन सेवक सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता है, किंतु अंधा भिखारी सूरदास उस जमीन को न तो दान में ही देना चाहता है और न ही उसे बेचना चाहता है, क्योंकि उस भूमि पर उसके गांव के पशु चरते हैं। वह धरती को अपनी माँ समझता है। अंधे सूरदास का विचार है कि यदि यहाँ पर कारखाना खुल जाएगा तो गांव में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। वे गांव की बहू बेटियों को छेड़ा करेंगे, जिससे दुराचार फैलेगा। वे लोग जुआ खेलेंगे और ताड़ी एवं शराब पीकर गांव के पवित्र वातावरण को दूषित कर देंगे। इसके अतिरिक्त गांव में बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनाचार आदि वो सभी बुराइयां फैल जाएगी जो प्राय शहरों में देखने को मिलती है। यदि उस जमीन को कोई मंदिर बनवाने के लिए मांगता तो वह दे भी सकता था, परंतु गांव की छाती पर कारखाना खड़ा करने के लिए वह किसी भी कीमत पर अपनी भूमि जॉन सेवक को देने के लिए तैयार नहीं होता। उधर जॉन सेवक की जान पहचान बनारस के कलेक्टर क्लार्क से है और वहाँ के राजा महेंद्र सिंह को भी वह अपने पक्ष में कर लेता है। ये सभी पूंजीपति व्यक्ति हैं जो अपने अनवरत प्रयास द्वारा भिखारी सूरदास की जमीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उस भूमि पर सिगरेट का कारखाना खुल जाता है। अब वहाँ पर मजदूरों के रहने के लिए घरों की समस्या आ खड़ी होती है। इसके लिए भिखारी सूरदास की झोपड़ी को ही लेने का प्रयास नहीं होता, अपितु सारे गांव को भी खाली कराया जाता है। इसके लिए सूरदास आंदोलन करता है और इस अन्याय के विरुद्ध गीत गाता हुआ जनता में जागृति पैदा करता है। परंतु सत्याग्रह को दबाने के लिए सरकारी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। सिपाही घरों में घुसकर किसानों का सामान फेंकने लगते हैं। सूरदास अपनी झोपड़ी देने से इनकार कर देता है तो वहाँ जनता इकट्ठी हो जाती है, गोली चलती है, कई आदमी घायल हो जाते हैं और सूरदास भी मजिस्ट्रेट की गोली से मारा जाता है। जिस समय वह अस्पताल में मृत्यु शैया पर पड़ा है, उस समय वह यही कहता है, हमारा दम उखड़ जाता है, हाँफने लगते हैं, खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज मारपीट करते हैं, कोई किसी को नहीं मानता। तुम खेल में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं। बस वास्तव में किसान मिलकर यह संगठित होकर इस मुसीबत का सामना करते तो उन्हें ये दिन देखने न पड़ते। वह मरते मरते यही संदेश दे जाता है कि अगर अपने उजड़े हुए घर बसाने हैं तो अपना एका मजबूत करो। इस प्रकार से रंगभूमि उपन्यास में दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का चित्रण हुआ है। एक विचारधारा जॉन सेवक और उसके साथी राजा रईस
और सरकार के औद्योगिकरण के पक्ष में है, और दूसरी विचारधारा सूरदास, पांडेपुर के किसान, विनय सिंह, सोफिया इंदु आदि की है, जो औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं है। पूरे उपन्यास में सत और असत का संघर्ष है। आत्मबल की विजय होती है। सूरदास हार कर भी विजयी हो जाता है। जॉन सेवक कलेक्टर क्लार्क की सहायता से पांडेपुर की जमीन तो जबरदस्ती छीन लेते हैं, परंतु जब सूरदास की मृत्यु हो जाती है तब उसके सभी विरोधी उसके सामने नतमस्तक होते हैं, उससे क्षमा याचना करते हैं। सूरदास पूंजीवाद के विरुद्ध जनता को सत्याग्रह के लिए इकट्ठा कर लेता है। वह गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है। उसे भले ही प्रत्यक्ष रूप में विजय न मिली हो, परंतु परोक्ष रूप में वह विजयी होता है। उसकी नैतिक विजय यही है कि संध्या के समय जब प्रीति भोज होता है तब उसमें छूत अछूत सभी एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। उसने जनता को अंग्रेजी हाकिमों, जमींदारों और तालुकेदारों के विरुद्ध सिर उठाने का साहस प्रदान किया है और सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया है। वह मैदान में बराबर डटा रहता है और पशु बल का धैर्य के साथ सामना करता रहता है, और इस सामना करने में भले ही उसकी जान चली गई हो, परंतु फिर भी वो हार कर भी विजयी हो जाता है। इसके साथ ही उसने किसानों में एक नई संगठन शक्ति भी उत्पन्न की है। उसकी सारी लड़ाई सामंत विरोधी और साम्राज्य विरोधी है। उसके द्वारा पुरानी समाज व्यवस्था का अंत तो यद्यपि नहीं हुआ है, परंतु जनता में उससे एक नई चेतना अवश्य उत्पन्न हुई है। संघर्ष करने की शक्ति का उदय हुआ है और जुल्म एवं अन्याय को न सहने की क्षमता जागृत हुई है। रंगभूमि का प्रमुख पात्र सूरदास ही है। वह सबसे सशक्त पात्र है। यद्यपि वह अंधा है, चमार है, भिखारी है, टूटी फूटी झोंपड़ी का निवासी है, क्षीणकाय है, दरिद्र है और बाहर से साधारण व्यक्ति दिखाई देता है, तथापि अंदर से उसमें एक अदम्य साहस और अटूट उत्साह वाला असाधारण व्यक्तित्व छिपा हुआ है। वह भिखारी होकर भी आत्मनिर्भर है, दयालु है, स्वाभिमानी है और परोपकारी भी है। जब भैरव अपनी पत्नी को मार पीट कर निकाल देता है तब सूरदास किसी प्रकार की बदनामी की परवाह न करता हुआ उसे अपनी झोंपड़ी में आश्रय देता है। जब उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी जाती है तो उसे अपनी झोंपड़ी की चिंता नहीं रहती, अपितु चंदे से 300 रुपये इकट्ठे करके उसे भैरों को दे देता है, परंतु सुभागी उसे लौटा देती है। इससे उसका विरोधी भैरव भी उसका मित्र हो जाता है। सूरदास में सेवा भाव, मानव प्रेम, सहानुभूति, आत्मबल और साहस कूट कूट कर भरे हुए हैं। अंत में गांव वाले भी पश्चाताप करते हैं कि हमने सूरदास का साथ नहीं दिया, अन्यथा हमें गांव की ऐसी बर्बादी देखने को न मिलती। भैरव सूरदास की संचित पूंजी 500 रुपये चुरा ले जाता है। वह किसी से इसकी चर्चा नहीं करता। जब भैरव की पत्नी सुभागी उसे उसके रुपये लौटाने आती है तब वह उन रुपयों को भी भैरव को वापस दे देता है। ऐसा नैतिक चरित्र मिलना अन्यत्र दुर्लभ है। रंगभूमि में सूरदास के अतिरिक्त 5 परिवारों की कथा और भी दी गई है। एक परिवार कुंवर भरत सिंह और रानी जाह्नवी का है। दूसरा परिवार राजा महेंद्र सिंह और रानी इंदु का है। तीसरा परिवार जॉन सेवक और मिसेज जॉन सेवक का है और चौथा परिवार ताहिर और कुल्लूम का है और 5वां परिवार भैरव तथा सुभागी का है। इनकी कथाओं के द्वारा प्रेमचंद ने अपने उपन्यास का कलेवर बहुत बढ़ा दिया है। सूरदास के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए और ग्रामीण जीवन की तुलना में
औद्योगिक सभ्यता की बुराई दिखाने के लिए, अथवा यूँ कहिए कि श्रमिकों के रहन सहन की अनैतिकता के साथ अनाचार, बलात्कार, अत्याचार आदि का विवरण देने के लिए शायद दो एक कथा ही पर्याप्त थी। प्रेमचंद जी ने यहाँ दिखा है कि ग्रामीण विपन्नता के लिए केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही उत्तरदायी नहीं है, अपितु सामंतवादी व्यवस्था भी कम उत्तरदायी नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस उपन्यास में राजा महेंद्र सिंह और रानी इंदु और भरत सिंह और जाह्नवी की कथा को दिखाया है। जब पूंजीपतियों के कारखाने खुल जाते हैं तब पहले तो ये लोग मजदूरों को भी बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं, परंतु फिर अपने लाभ के लिए ये लोग मजदूरों को रोटी के चंद टुकड़ों से भी वंचित कर देते हैं। तो एक प्रकार से रंगभूमि का प्रतिपाद्य विषय है गांधीवादी विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार करना। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से किसान लोग औद्योगिकरण की नई नीति के चंगुल में फंसकर अपने गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे थे। इसके अतिरिक्त इसमें विनय और सोफिया की कथा द्वारा दो विरोधी धर्मों में विवाह संबंध स्थापित करने की ओर भी संकेत किया गया है। यहाँ समाज का जीता जागता चित्र प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न धर्म के अनुयायियों का जमघट लगा दिया गया है। जान सेवक और सोफिया ईसाई है, विनय हिंदू है, ताहिर मुसलमान है, सूरदास चमार है, किंतु वह मानवतावादी है और मरते मरते ताहिर की नौकरी के लिए सिफारिश कर जाता है। वास्तव में यह एक नए उत्साह का वृहत आकार उपन्यास है। तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के वालों के लिए यह अत्यधिक प्रेरणास्पद है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था के कारण गांवों के नष्ट भ्रष्ट होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजनीतिक हथकंडे, पूंजीपतियों के चोंचले, पारिवारिक जीवन, निम्न वर्ग के जीवन, सत्याग्रह आंदोलन और हाकिमों के अत्याचारों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत हुआ है। इसके अंदर तत्कालीन रजवाड़ों या रियासतों के अंतर्गत होने वाले अत्याचार, अनाचार एवं अराजकता का भी यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें देशी राज्यों में प्रजा के ऊपर होने वाले अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध भी जन जागरण के संकेत भी मिलते हैं। इस उपन्यास में विविध पात्रों के आधार पर संस्कारों और परंपराओं के विरुद्ध भावात्मक संघर्ष की झांकियां अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की गई है। एक प्रकार से यह उपन्यास प्रेमचंद जी की कला का उत्कृष्ट नमूना